हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और हम यहाँ पे मंथली कंपाइलेशन कर रहे हैं। अब मंथली कंपाइलेशन की जब बात आती है तो हमारे करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। मैं बात कर रही हूँ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। आप लोग अक्सर देखते रहते हैं न्यूज़ में कि कोई पर्टिकुलर स्कीम थी जिसके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, या गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम को लॉन्च किया है, या गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उनको एक्सटेंड किया है। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे और जितना पॉसिबल होगा हर एक पॉइंट को मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने में भी कोई भी परेशानी ना आए। तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। मार्च 2025 की सभी गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम के अलावा यहाँ पे दो और इम्पोर्टेंट न्यूज मैंने कवर की है। ठीक है, सबसे पहले उन दोनों इम्पोर्टेंट न्यूज को हम देख लेते हैं, उसके बाद सभी गवर्नमेंट स्कीम्स को हम देखने वाले हैं। ऑब्वियसली बात है, ये जो सेशन है आपके आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर सकते हैं और पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट कर लें। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि हमारे देश में कितनी नवरत्न कंपनी है। तो हमारे देश में टोटल 26 नवरत्न कंपनी काम कर रही है। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने आईआरसीटीसी मतलब इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन एंड आईआरएफसी मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इनको नवरत्न कैटेगरी में शामिल किया है। ठीक है, आईआरसीटीसी 25 नंबर की नवरत्न कंपनी बन चुकी है, वही आईआरएफसी 26 नंबर की नवरत्न कंपनी देखने को मिलेगी। अगर आपको याद होगा तो लास्ट ईयर जो आरआरबी एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ये नवरत्न कंडीशन मतलब नवरत्न कंपनी होने की क्या कंडीशंस है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और वापस से पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी कंपनी को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कैटेगरी में रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, अगर देखा जाए तो हमारे देश में टोटल 26 नवरत्न कंपनी है, उनमें से 12 जो कंपनीज हैं, यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 7 जो कंपनीज हैं वो रेलवे सेगमेंट से काम करती हैं। ठीक है, हमारे पास 12 कंपनी है जो कि इंडियन रेलवे के अंदर काम करती हैं। मेरी बात समझिएगा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में टोटल 12 ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हैं जो कि इंडियन रेलवे के अंदर काम करती है। कितनी? 12। इन 12 कंपनी में से 7 ऐसी है जिनको नवरत्न कैटेगरी में शामिल किया है। पहली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर काम करती है, जिसको नवरत्न कैटेगरी में शामिल किया गया था 2014 में, उसका नाम है कॉन्कॉर। ठीक है, डर इतनी चीजें। चलिए, अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ग्रांट करता है नवरत्न स्टेटस। नवरत्न कंपनी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? तो सबसे पहली चीज, जब कोई कंपनी मिनी रत्न कंपनी होती है तो उसी मिनी रत्न कंपनी को अपग्रेड करके हम नवरत्न कंपनी में कन्वर्ट करते हैं। तो पहली कंडीशन तो मिनी रत्न कंपनी होना चाहिए। एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स में कम से कम 3 साल आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो रेटिंग है, वो एक्सीलेंट या फिर वेरी गुड होनी चाहिए। क्लियर है? इसके अलावा 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बोर्ड में होने चाहिए। जब कोई कंपनी नवरत्न कंपनी बन जाती है तो क्या उसको कोई प्रॉफिट होता है? आंसर है यस। जब कोई कंपनी नवरत्न कंपनी बन जाती तो उसको बार बार गवर्नमेंट से अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब अप टू 1000 करोड़ रुपीज या फिर 15% ऑफ नेट बर्थ आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और गवर्नमेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, आप कोई ज्वाइंट वेंचर में एंटर कर सकते हैं, अपनी अलायंस बना सकते हैं और अपनी सब्सिडरीज को भी ओपन कर सकते हैं। ये कुछ पावर मिल जाती है जब कोई कंपनी नवरत्न कैटेगरी में कन्वर्ट होती है। बात क्लियर है? अब यहाँ पे बात हो रही है आईआरसीटीसी के बारे में, जिसे हम इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। 1999 सितंबर मंथ में इसका फॉर्मेशन हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है एंड संजय कुमार जैन सीएमडी है। आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका फॉर्मेशन 1986 में हुआ था। ठीक है, मनोज कुमार दुबे इसके सीएमडी हैं और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बात समझ में आ गई?
तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो गवर्नमेंट स्कीम का पार्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगा ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस आउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी इससे एग्जाम में प्रश्न बने थे, वापस से बन सकते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ से मुझे जो लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है एमएसएमई, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं गवर्नमेंट अपनी इनिशिएटिव लेकर आती है, गवर्नमेंट एमएसएमई के प्रमोशन में लगी हुई है, स्किल डेवलपमेंट का काम भारत में किया जा रहा है, लोगों को स्टार्टअप क्रिएट करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है, मतलब हर तरीके से गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है एमएसएमई की डेफिनेशन, आपके इंटरव्यू में भी एमएसएमई की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, बताइए आप किस कंपनी को स्मॉल इंटरप्राइजेस कहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन बता रही हूँ। तो गवर्नमेंट ने नई डेफिनेशन एमएसएमई सेक्टर के लिए डिफाइन की है। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी ने 2025-26 के बजट स्पीच में इस बात को अनाउंस किया था, जो कि 1 अप्रैल से आपको ये क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले माइक्रो इंटरप्राइजेस, पहले माइक्रो इंटरप्राइजेस की डेफिनेशन क्या थी, अगर कोई कंपनी है जिसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 करोड़ रुपए है और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए है, तो ऐसी कंपनी को हम माइक्रो इंटरप्राइजेस कहेंगे। लेकिन अब रिवीजन किया है, कोई कंपनी जब 2.5 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करती है और 25 यहाँ पे सॉरी 10 करोड़ रुपीस का क्या है आपका टर्नओवर है, तो ऐसी कंपनी को हम माइक्रो इंटरप्राइजेस कहेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए क्या लिमिट है, तो 2.5 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और 10 करोड़ रुपये आपका टर्नओवर होना चाहिए। ना बात करेंगे स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए, स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए 25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ रुपीस का टर्नओवर होना चाहिए, तब हम उस कंपनी को स्मॉल इंटरप्राइजेस कहेंगे। पहले लिमिट क्या थी, 10 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ का टर्नओवर था। ना बात करेंगे मीडियम इंटरप्राइजेस, तो ऐसी कंपनी जिसका इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ रुपीस और टर्नओवर 250 करोड़ रुपीस है। टर्नओवर कितना है, सॉरी 500 आ जाएगा ना, हाँ टर्नओवर कितना है, 500 करोड़ रुपए है। तो 125 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 500 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, तो ऐसी कंपनी को हम मीडियम इंटरप्राइजेस के नाम से जानेंगे। तो यही बात यहाँ पर मेंशन की है। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 में आया था, जिसमें पहली बार 2006 में हमारे देश में एमएसएमई को डिफाइन किया गया। पहले एमएसएमई को 2 सेक्टर, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डिवाइड किया गया था, लेकिन 2020 में हमने दोनों को मर्ज करके एक सिंगल एमएसएमई सेक्टर ही डिजाइन किया है। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन किया है ये 1 अप्रैल से इफेक्ट में आ गया है। ठीक है, जैसा कि माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए आपको मैंने बता दिया 2.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और 10 करोड़ रुपीस का टर्नओवर है। स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए मैंने बात कर ली, 25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और 100 करोड़ रुपीस का क्या है आपका टर्नओवर है। और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए 125 करोड़ रुपीस का क्या है आपका इन्वेस्टमेंट है और 500 करोड़ रुपीस का टर्नओवर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मुझे लगा यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए पहले उनको कवर कर दी। अब यहाँ से हम अपनी सभी गवर्नमेंट स्कीम्स को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक का मैटर क्लियर हो चुका है तो आप थम्स अप कर सकते हैं, लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हैं। और बहुत से बच्चे यहाँ पे पूछ सकते हैं कि इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। एक्चुअली इसकी कोई इंडिविजुअल पीडीएफ नहीं है, ये हमारी मंथली मार्च मंथ की मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन का एक पार्ट है, मंथली मैगजीन का एक पार्ट है। और आपको जो मार्च मंथ की मैगजीन है वो 10th ऑफ अप्रैल को मिल जाएगी। ठीक है, 10th ऑफ अप्रैल को आपको मार्च मंथ की कंप्लीट मैगजीन मिल जाएगी और उसी का पार्ट आपको ये गवर्नमेंट स्कीम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसको 6 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं रिसेंटली। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्कीम है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए काम करती है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे देश का 50% जीडीपी जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आती है। ठीक है, इसके अलावा 2024 तक जो ई श्रम पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल के अंदर 30.51 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर ने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है। ये स्कीम 36 स्टेट में है और टॉप स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो हम एक बार बात कर लेते हैं अबाउट द स्कीम की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसको 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इस स्कीम को 2019 में लॉन्च किया था और ये वॉलेंट्री और एक कॉन्ट्रीब्यूटरी, ठीक है, वॉलेंट्री के अलावा एक कॉन्ट्रीब्यूटरी आपको पेंशन स्कीम देखने को मिलेगी और इस स्कीम को मैनेज करने का काम LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है। इसमें कोई भी पर्सन जिनकी एज, अगर आप देखा जाए तो जिनकी एज 40 साल से कम है, यहाँ पर मेंशन है कि 18 साल से लेकर
यहाँ पे आपकी एज अगर 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में है तो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस पेंशन स्कीम में। जब आप 60 साल के हो जाएंगे, मतलब जब आपका रिटायरमेंट होगा, तो आपको मिनिमम पेंशन 3000 रुपीज पर मंथ यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, मिनिमम पेंशन कितनी मिलेगी? 3000 रुपए पर महीने की मिलेगी। डिपेंड करता है यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन। तो आपको 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का कंट्रीब्यूट करना है। अगर आप 18 साल में इनरोलमेंट करते हैं तो आप 55 रुपए का कंट्रीब्यूट कीजिए। अगर आप 40 साल में इनरोलमेंट करते हैं तो आपको 200 रुपए का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको 3000 रुपए पर महीने पर मंथ जो है वो पेंशन मिलेगी। तो 18 से 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, ठीक है, वो यहाँ पर वॉलंटरी नेचर में स्कीम में इनरोलमेंट कर सकता है। नेक्स्ट, इसको मैं लिखती हूँ 7 स्टार क्वेश्चन। ठीक है, हम बात करेंगे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में। सो गवर्नमेंट ने एंड कर दी है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अब इस बात को समझिएगा, कंप्लीटली एंड नहीं हुआ है। एक्चुअली जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म 3 तरीके से काम करती थी। हम आगे इसे डिस्कस करेंगे। तो मीडियम और लॉन्ग वाली जो स्कीम है इसे खत्म किया है, लेकिन जो शॉर्ट वाली स्कीम है वो अभी भी कंटिन्यू है। सो इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द डिसकंटिन्यूशन ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जो कि 26 मार्च 2025 से इफेक्ट में आ रहा है। ठीक है, आरबीआई ने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी इन स्कीम्स में इनरोलमेंट किया है तो उनको वही बेनिफिट मिलेंगे जो पुराने समय में मिल रहे थे जब तक मैच्योरिटी नहीं हो जाती। बस केवल नए यूजर्स इसमें इनरोलमेंट नहीं कर सकते। केवल जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट स्कीम है जिसका टेन्योर 1 से लेकर 3 साल तक का है वो कंटिन्यू रहेगा। बाकी सभी स्कीम को यहाँ पर स्टॉप किया जा रहा है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 की स्कीम है। ठीक है, हमारे घरों में पड़े हुए गोल्ड का इस्तेमाल करने के लिए, उसे मोनेटाइज करने के लिए, जिससे हम अपने देश में होने वाले गोल्ड इंपोर्ट को कम कर सके, इसलिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को स्टार्ट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई और शेड्यूल कमर्शियल बैंक मिलकर इसे रन करते हैं। तो इसमें 3 कैटेगरी है। पहली ये शॉर्ट टर्म, 1 से लेकर 3 साल होता है और यहाँ पे बैंक डिसाइड करते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है। मीडियम टर्म के लिए 5 to 7 ईयर्स होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन से आरबीआई के साथ डिस्कशन होके 2.25% यहाँ पर इंटरेस्ट डिफाइन होता है। लॉन्ग टर्म स्कीम 12 से लेकर 15 साल की होती है और 12.5% 2.5% आपका इंटरेस्ट होता है। बात समझ में आ रही है? डन। मिनिमम डिपॉजिट 10 ग्राम्स का होता है। आपका जो भी डिपॉजिट होता है गोल्ड का वो बार के फॉर्म में, क्वाइन के फॉर्म में या ज्वेलरी के फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट 10 ग्राम्स का है, लेकिन कोई भी अपर लिमिट नहीं है। आप कितना चाहें उतना आप गोल्ड यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी रिटर्न जो मिलेगा आप अर्न करोगे गोल्ड के फॉर्म में, नॉट अ रुपी के फॉर्म में। रिटर्न आर क्रेडिटेड इन द ग्राम ऑफ गोल्ड। गोल्ड के फॉर्म में ही रिटर्न आपका क्रेडिट होगा। आप जो गोल्ड डिपॉजिट करते हो उसकी प्योरिटी चेक होगी और प्योरिटी वेरिफिकेशन करने का काम कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर में किया जाएगा। आपको जो भी इस पे प्रॉफिट होता है, वो इंटरेस्ट जो भी आपको मिलता है वो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टैक्स एग्जम्पशन है, मतलब कोई भी टैक्सेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा पब्लिश हुआ है कि नवंबर 2024 तक हमारे बैंक्स के पास अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 31,000 किलोग्राम गोल्ड डिपॉजिट किया गया है, जिसमें शॉर्ट टर्म डिपॉजिट 7,500 किलोग्राम से, मीडियम डिपॉजिट 9,700 किलोग्राम से और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट 13,900 किलोग्राम आपको मिल जाएगा। क्लियर है? डन। चलिए फर्दर हम डिस्कशन करेंगे। अभी बहुत सारी स्कीम्स बाकी हैं। उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट मैगजीन पब्लिश की हैं। पहली मैगजीन है आपकी बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन, जिसमें आपको कंप्लीट बैंकिंग की न्यूज़ देखने को मिल जाएगी, कंप्लीट मार्च मंथ की। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से और ये आपके प्रिंटेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है। दूसरी जो मैगजीन मैंने लॉन्च की है वो आपकी करंट अफेयर्स की मैगजीन है मार्च मंथ की, जिसमें 300 एमसीक्यू और पूरे मार्च मंथ के 1 लाइनर को कवर किया है आपके रिवीजन पर्पस के लिए। क्लियर है? तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द पोषण अभियान। इसके बारे में तो आप लोग ने पहले भी सुना होगा, कई बार ही सुना होगा। पोषण अभियान के 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 7 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। पोषण का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है प्राइम मिनिस्टर ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ये पोषण अभियान है। 2018 में इस अभियान की शुरुआत की गई थी और फिलहाल में 7 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। 8 मार्च 2018 में राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी।
इस अभियान का पर्पस होता है जो भी प्रेग्नेंट वीमेंस होती हैं, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं और 0 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको न्यूट्रिशन और वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना। इसे रन करने का काम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करता है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अगर हम फंडिंग का पैटर्न देखते हैं तो 60:40 का रेशियो मिल जाएगा आपको स्टेट्स में। फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90:10 का रेशियो है और जो यूनियन टेरिटरी है जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है, ऐसी यूनियन टेरिटरी को 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। नेक्स्ट है पीएम युवा स्कीम। यहाँ पर युवा का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। युवा का मतलब है यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर। ठीक है, हमारे देश में जो यंग ऑथर हैं वो कुछ नया पब्लिकेशन करना चाहते हैं, अपने बुक को लिखने में, रिसर्च करने में किसी की मदद चाहते हैं, तो हमारे देश में कई सारे एक्सपीरियंस ऑथर हैं जिन्होंने कई सारी बुक्स को पब्लिश किया है। तो ऐसे ऑथर्स क्या करेंगे, यंग ऑथर्स को एक तरीके से गाइड करने का काम करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पीएम युवा 3.0 स्कीम को लॉन्च किया है जो कि मेंटोर करेगा यंग ऑथर को जिनकी एज बिलो 30 ईयर है, टू प्रमोट रीडिंग, राइटिंग एंड बुक कल्चर। ठीक है, इतनी चीजें हैं। इसकी 3 थीम है, इंडियन डायस्पोरा रोल इन नेशन बिल्डिंग, द इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लॉन्च किया है और इसको इंप्लीमेंट करने का काम नेशनल बुक ट्रस्ट करेगा। इंप्लीमेंट कौन करेगा, नेशनल बुक ट्रस्ट। नेक्स्ट, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। इसके 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को कब लॉन्च किया गया। आंसर हो जाएगा 2020 में। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने हमारे देश के टेक्निकल टेक्सटाइल को बूस्ट करने के लिए नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की शुरुआत 2020 में की थी। हमारा पर्पस था कि हमें टेक्निकल टेक्सटाइल में रिसर्च करना है, ग्रोथ करना है और एक्सपोर्ट एंड स्किल डेवलपमेंट करना है। इस स्कीम को 2025-26 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है जिसके लिए बजट 1480 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे देश में 168 रिसर्च प्रोजेक्ट भी काम कर रहे हैं अंडर द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारत के बारे में तो भारत टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट करने के मामले में 6 नंबर की लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल ग्लोबली और पूरे वर्ल्ड के टेक्सटाइल का ये 3.9% शेयर करता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे देश का जो टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट है 2030 तक 350 बिलियन डॉलर हो जाए। ये हमारा विजन है, ये हमारा टारगेट है। डन। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के 4 कंपोनेंट्स हैं, रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड एजुकेशन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है पीएम वानी। वानी का मतलब है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम। पीएम वानी स्कीम का पर्पस है कि हम रीजनेबल कॉस्ट में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट गुड क्वालिटी ऑफ इंटरनेट प्रोवाइड करें रिमोट एरियाज में एंड आपके रूरल इंडिया में। इसलिए हॉटस्पॉट के जरिए यहाँ पर वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है अंडर द पीएम वानी। इसमें कहा है कि 30 मार्च 2025 तक हमने 2.78 लाख पीएम वानी स्कीम के अंदर वाईफाई हॉटस्पॉट को इंस्टॉल किया है। ठीक है, पीएम वानी स्कीम को 2020 में लॉन्च किया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इसका पर्पस था वाईफाई हॉटस्पॉट अक्रॉस इंडिया प्रोवाइड करना, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, एक्सपांशन ऑफ जन औषधि केंद्र अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो यहाँ पर जो जन औषधि केंद्र है इनकी संख्या 28 फरवरी तक कितनी हो चुकी है हमारे देश में, 15,057, 15,057 जन औषधि केंद्र अभी तक हमने अक्रॉस द इंडिया ओपन किए हैं अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इन केंद्रों में क्या होता है, जो आपकी जेनेरिक मेडिसिन होती हैं वो आपके मतलब क्वालिटी मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन कम से कम दामों पे आपके रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल होती हैं। रिसेंटली राज्यसभा में हमारे केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के द्वारा इस डेटा को प्रेजेंट किया गया है। अगर हम स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो सबसे ज्यादा जन औषधि केंद्र उत्तर प्रदेश में है 2658, सेकेंड नंबर पे केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में आपको देखने को मिल जाएंगे। इस सिस्टम में कुछ और चीजों को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि हम एक सेंट्रलाइज वेयर हाउस तैयार करेंगे जहां पर हम जेनेरिक मेडिसिन को रख सकते हैं और ये जो सेंट्रलाइज वेयर हाउस होगा वो गुरुग्राम में होगा। 4 रीजनल वेयर हाउस तैयार किए जाएंगे बैंगलोर, गुवाहाटी, चेन्नई और सूरत में। 36 डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इंडिया टू स्ट्रेंथ सप्लाई वर्कर्स, एंड टू एंड आईटी इनेबल करेंगे हम और 400 फास्ट मूविंग मेडिसिन को यहाँ पर हम इंश्योर करेंगे कि मॉनिटर करेंगे कि वो इजिली अवेलेबल रहे।
नेक्स्ट बात करेंगे मिस्टी स्कीम के बारे में। मिस्टी स्कीम पहले एग्जाम में पूछी गई है। अगर आप पीवाईक्यू देखते होंगे, पीवाईक्यू आपने पढ़े होंगे, तो आपको ये स्कीम देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन बनेगा कि मिस्टी का फुल फॉर्म क्या है, या मिस्टी किस सेक्टर को एड्रेस करती है, या मिस्टी प्रोग्राम स्कीम को कब लॉन्च किया गया था। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बड़े प्यारे से बन सकते हैं। हम इस स्कीम को अच्छे से समझते हैं। गुजरात लीड इंडिया with 19,020 hectare of mangrove plantation in 2 years under the मिस्टी स्कीम। तो पिछले 2 सालों में 19,000 हेक्टेयर के मैंग्रोव का प्लांटेशन करने का काम गुजरात राज्य ने किया है। और प्लांटेशन के मामले में गुजरात राज्य सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि हमारा एक मिशन था, हमारा एक टारगेट था। हमारा टारगेट था कि नेक्स्ट 5 इयर्स में हमें 540 स्क्वायर किलोमीटर के मैंग्रोव्स का प्लांटेशन करना है। और ये उसी प्लांटेशन का एक पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। गुजरात राज्य में मैंग्रोव देखने को मिलते हैं, और गुजरात में सबसे ज्यादा मैंग्रोव आपको देखने को मिलते हैं कच्छ के एरिया में। ना बात करेंगे मिस्टी स्कीम के बारे में। मिस्टी का मतलब है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। ये आपकी मिस्टी स्कीम है। इसका पर्पस है हमारे देश में मैंग्रोव का प्लांटेशन करना, मैंग्रोव्स का कंजर्वेशन करना। और इस स्कीम को 2023-24 के बजट में इंट्रोड्यूस किया था, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को 2023 में इसे लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। इसमें जो भी खर्चा आएगा 80% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 20% स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर देगी। हमारा टारगेट था कि आने वाले 5 सालों में 540 540 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में मैंग्रोव का प्लांटेशन करना, ये हमारा टारगेट है। ठीक है। अगर बात करें टोटल मैंग्रोव एरिया भारत में कितना है, तो एज पर द 2021 फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट भारत में टोटल 4,921 स्क्वायर किलोमीटर के एरियाज में मैंग्रोव देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव आपको सुंदरवन वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे। वेस्ट बंगाल में लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, इंडिया के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के। और आपको ये पता है कि जो सुंदरवन डेल्टा है वो मैंग्रोव के साथ साथ रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। फिर गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, इन सारी जगहों पे आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे। तो टॉप 3 स्टेट कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड उड़ीसा, जहां पे सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक। यहां तक का मामला क्लियर हो चुका है। चलो अगली कहानी समझते हैं। अबाउट द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो कैबिनेट ने रिसेंटली रिवीजन किया है, रिवाइज किया है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बजट को और अलोकेशन को, विद इनहांस अलोकेशन फॉर 24-25 एंड 25-26। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3400 करोड़ रुपीस का रिवाइज बजट रखा है। और ये कब तक रहेगा? 15 फाइनेंस कमीशन तक। 15 फाइनेंस कमीशन मतलब 2025-26 तक। और एडिशनल 1000 करोड़ रुपीस का बजट है, जिसका पर्पस होगा कि मिल्क का प्रोडक्शन हमारे देश में इंक्रीज करना। ठीक है। हमारे देश की जो काऊ है, बुफेलोज है, उनमें जेनेटिकली जो भी मॉडिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट होगी, हम जेनेटिकली उनको मॉडिफाई करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में मिल्क का प्रोडक्शन हो सके। क्लियर है? तो इस नए इनिशिएटिव में और क्या क्या चीजें एड ऑन की गई हैं। पहला बोला गया है कि जो हाइफर रियरिंग सेंटर है, मतलब जो काऊ के बच्चे होते हैं, ठीक है, जो हाइफर रियरिंग सेंटर्स हैं, तो रियरिंग सेंटर मतलब चरने के लिए सेंटर बनाने के लिए वन टाइम असिस्टेंट 35% दिया जाएगा। 30 हाउसिंग फैसिलिटी तैयार की जाएंगी 15,000 हाइफर्स के लिए। ठीक है। अगर कोई यहाँ पर आईवीएफ हाइफर जनरेट करता है, आईवीएफ के जरिए काऊ के बच्चे का जन्म होता है, तो 3% आपको इंटरेस्ट सबवेंशन दे मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट में छूट मिलेगी। और आईवीएफ के लिए जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के लिए आपके जो बैंक्स हैं, यूनियंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। ना बात करते हैं व्हाट इज द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन को दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। कब की स्कीम है ये? 2014 की स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। इसे इंप्लीमेंट करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग करता है। इसमें हमारा पर्पस है मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना और कंजर्वेशन करना इंडिजीनियस बोवाइन ब्रीड का इन इंडिया। ठीक है। अभी तक हमने क्या अचीवमेंट किया है? तो 2014 से 2024 तक मतलब 10 सालों में हमने क्या क्या किया? हमने अपने देश में मिल्क का प्रोडक्शन पिछले 10 सालों में 63.55% इंक्रीज किया है। पहले हमारे देश में जो पर कैपिटा मिल्क का प्रोडक्शन था, या पर कैपिटा जो मिल्क अवेलेबल था, वो 307 ग्राम्स पर डे था। नाउ ये 471 ग्राम्स पर डे हो चुका है। प्रोडक्टिविटी भी 26.34% इंक्रीज हुई है। इसके अलावा नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम के अंदर हमने 8.39 करोड़ एनिमल्स को कवर किया, जिनको प्रॉपर वैक्सीनेशन किया है हमने। 22 हमने आईवीएफ लैब ओपन करके रखी हुई है, और 24
2541 2541 हाई जेनेटिक मेरिट काफ्स को हमने आईबीएफ के जरिए प्रोड्यूस किया है। ठीक, नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव रिवाइज्ड 2790 करोड़ डेयरी डेवलपमेंट स्कीम टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश में डेयरी डेवलपमेंट के लिए मतलब जो डेयरी सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जिससे हम डेयरी सेक्टर में और भी ज्यादा इन्हांसमेंट कर पाए, तो 15 फाइनेंस कमीशन तक इस स्कीम को एक्सटेंड करके इसके बजट को रिवाइज करके 2790 करोड़ रुपीस किया है। तो यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी, चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यहाँ पर रिवीजन किया है नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट में। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका पर्पस है, जिसमें आपने 1000 करोड़ रुपीस यहाँ पर दिए हैं और टोटल बजट हो चुका है 2790 करोड़ रुपीस, वो भी कब तक 2025-26 मतलब आपके 15 फाइनेंस कमीशन तक। इसका पर्पस है हमारे ऑलरेडी जो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और भी मॉडर्नाइज करना, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना जिससे हमारे देश में प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। इसके दो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट फोकस करेगा डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर पे और दूसरे कंपोनेंट के लिए हमने जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन किया है जो हमें फंडिंग करने का काम करेंगी और हमारे कोऑपरेटिव को डेवलप करने का काम करेंगी। ठीक है, अब इसमें एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है? हमने स्कीम को तो एक्सटेंड कर दिया, बजट भी दे दिया, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, हमारे एक्सपेक्टेशन क्या है? हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमें 10,000 नए डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को तैयार करना है, 3.2 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी जिसमें 70% वीमेंस हो, और इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का। नेक्स्ट 7 स्टार, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। कैबिनेट अप्रूव 1500 करोड़ रुपीस इंसेंटिव स्कीम टू प्रमोट लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत चाहती है, वो चाहती है कि लोग यूपीआई से ट्रांजेक्शन करें। अब कुछ ना कुछ आपको लालच तो देना पड़ेगा जिससे लोग यूपीआई की तरफ कन्वर्ट हो, भीम एप्लीकेशन की तरफ कन्वर्ट हो। तो इसमें कहा गया अगर कोई भी पर्सन लो वैल्यू ट्रांजेक्शन मतलब 2000 रुपए से कम के ट्रांजेक्शन करता है तो आपको यहाँ पर इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, एक तरीके से कैशबैक तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके लिए 1500 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। Union Cabinet has approved 1500 crore rupees incentive scheme to promote low value Bheem UPI transaction for FY 24-25। मतलब 1 अप्रैल 2024 आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक था। इसमें अगर आप 2000 रुपए से कम के ट्रांजेक्शन करते हैं, पर्सन टू मर्चेंट अगर ट्रांजेक्शन होता है तो आपको जो इंसेंटिव मिलेगा वो 0.15% आपकी पेमेंट का मिलेगा। ठीक है, इसका पर्पस है भीम यूपीआई एप्लीकेशन को प्रमोट करना। ठीक है, जिसमें 80% पैसा जो है अपफ्रंट मतलब विदाउट कंडीशन आपके अकाउंट में आ जाएगा और 20% जो पैसा है वो कंडीशनल है। कंडीशनल ऐसा है कि अगर आपका यहाँ पे टेक्निकल डिक्लाइन कितना होता है, सिस्टम अप टाइम कितना होता है, एटसेट्रा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट है गवर्नमेंट अचीव 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब यहाँ पे हमारा टारगेट था कि हमें 10,000 एफपीओ तैयार करने, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और गवर्नमेंट ने अपने इस टारगेट को कंप्लीट कर लिया है जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और 10,000वें नंबर का जो एफपीओ तैयार किया गया है वो भागलपुर बिहार में किया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 10,000वें नंबर का जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब एफपीओ तैयार हुआ है वो भागलपुर बिहार में हुआ है, जो कि मेज मतलब मक्का, बनाना और पैडी मतलब धान या फिर चावल उसको फोकस करेगा। ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो हमने 29 फरवरी 2020 को सेटअप किया था और हमारा टारगेट था कि हमारे देश में 10,000 एफपीओ हमें तैयार करने हैं, जिसके लिए 6,865 करोड़ रुपए का बजट भी था टिल 27-28। ठीक है, हमारे देश में 30 लाख से ज्यादा फार्मर्स है जो कि एफपीओ के साथ कनेक्टेड है। अब एफपीओ क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स होता है जिनकी एक सिमिलर टाइप ऑफ नीड होती है। अगर उनको यहाँ पे कुछ नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो एफपीओ उनको टेक्नोलॉजीज भी प्रोवाइड करते हैं। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ फार्मर हु वर्क टुगेदर टू मार्केट एंड प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और ये आपकी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर भी होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यहाँ पे फार्मर की इनकम को डबल करना और मार्केट के साथ कनेक्टिविटी पहुंचाना, लो कॉस्ट पे आपकी सीड्स, फर्टिलाइजर और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल एंड क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करना स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। ठीक है, प्रोसेसिंग एंड ब्रांडिंग करने का काम करना, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस को
इनकरेज करना और अलग अलग मिनिस्ट्रीज का सपोर्ट भी एफपीओ को मिलता है। तो ये एफपीओ के पर्पस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, आयुष्मान भारत स्कीम एक्सपांड टू दिल्ली, मिलियंस टू गेट 5 लाख कवर। अब यहाँ पे जो हमारे देश में एक स्कीम चलती है जिसका नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके अंदर क्या किया जाता है, ये आपकी एक हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम है। पर फैमिली पर ईयर 5 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं अगर कोई भी व्यक्ति बीमार होता है और किसी भी टर्सरी या सेकेंडरी हॉस्पिटल में जाता है तो उसका यहाँ पे इंश्योरेंस कवरेज किया जाता है 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर। ठीक है, और इस स्कीम को 2018 में लॉन्च किया था। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मूवमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस, लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जो कि प्रोवाइड करती है 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर। इस स्कीम को 2018 में लॉन्च किया गया था और 35th नंबर का स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी बन चुका है दिल्ली, जहां पर इस स्कीम को एक्सपांड किया है। अब हमारे देश में केवल और केवल वेस्ट बंगाल ही है जहां पर इस स्कीम को एग्जीक्यूट नहीं किया है, अदरवाइज ऑलमोस्ट पूरे भारत में आपको ये स्कीम देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है, कैबिनेट अप्रूव 3,880 करोड़ रुपी स्कीम टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल लाइव स्टॉक डिसीज। अब हमारे जो एनिमल्स होते हैं, जो काऊ है और अलग अलग जो एनिमल्स हैं, उनको कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। आप लोग ने अभी देखा था कि लंपी वायरस डिसीज फैली हुई थी। तो ऐसे में ज़रूरत होती है कि इन बीमारियों से हमारे जो कैटल से लाइव स्टॉक है उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, प्रिवेंट किया जाए और उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन दिया जाए। इसलिए यूनियन कैबिनेट ने लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर 3,880 करोड़ रुपए का बजट रखा है फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर 24-25 से 25-26, जिसमें 75 करोड़ रुपीस इंक्लूड है, जिसमें गुड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी एनिमल्स को। क्लियर है? डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, गवर्नमेंट एक्सटेंड द फ्री इंपोर्ट ऑफ उड़द दाल टिल 31 मार्च 2026। अब उड़द दाल को जो हम इंपोर्ट करते हैं उसे ड्यूटी फ्री कर दिया है, मतलब आपके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपके इंपोर्ट पे नहीं लगेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द फ्री इंपोर्ट ऑफ उड़द दाल टिल 31 मार्च 2026। इससे हम अपने पल्सेस के प्राइसेस को अपने देश में कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल गवर्नमेंट 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है मसूर पे, और यहाँ पे इसको भी ड्यूटी फ्री, यहाँ पे मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगी मसूर की दाल पे, और यहाँ पे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जाएगा येलो पी को टिल 31 मई 2025। तो ड्यूटी फ्री दो चीजें हैं, एक आपकी उड़द दाल है और आपका एक येलो पी है जो कि ड्यूटी फ्री है, और 10% ड्यूटी किस में लगेगी, आपकी मसूर की दाल पे लगेगी। ठीक है, ये नोटिफिकेशन डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने रिलीज किया है। ठीक है, येलो पी जो है आपका ड्यूटी फ्री होगा और 10% ड्यूटी लगेगी आपकी मसूर की दाल में। ये फैसला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया है। भारत वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड इंपोर्टर है पल्सेस का, मतलब दालों का। ठीक है, इसमें कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी इंपोर्ट में, मतलब यहाँ पे उड़द दाल का इंपोर्ट जो है उसमें आपका एक कह सकते हो कि थोड़ा सा आपके डाउन, मतलब प्राइस में थोड़ी सी कमी आएगी। क्लियर है? अब यहाँ पे स्टैटिक्स देखें अगर हम उड़द दाल के इंपोर्ट के बारे में, तो 2023-24 में हमने $663 मिलियन की उड़द दाल को इंपोर्ट किया था, और म्यांमार सबसे बड़ा सप्लायर है उड़द दाल का। ठीक है, सोर्स ऑफ import Myanmar is the largest source of import of urad, followed by the Singapore, Thailand and Brazil। भारत में भी उड़द दाल का प्रोडक्शन किया जाता है और भारत जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भी है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में उड़द दाल का प्रोडक्शन होता है। मध्य प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिल जाएंगे। Now duty free import of yellow pea extended till 31 May 2025। 2024 में जो हमने 6.7 मिलियन टन हमने टोटल पल्सेस को इंपोर्ट किया था, जिसमें से 3 मिलियन टन शेयर किसका था, येलो पी का था। येलो पी एक प्रकार से चना दाल का सब्स्टिट्यूट आपको मिल जाएगा। रशिया जो है सबसे बड़ा सप्लायर है येलो पी का, फॉलोड बाय द कनाडा। नेक्स्ट है 10% ड्यूटी ऑन लेंटिल्स, मतलब मसूर दाल पे 10% की ड्यूटी है। मेजर सोर्स कौन से हैं, कनाडा एंड रशिया हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, हमारे देश का 36.43% प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट, एमपी लेड फंड। अगर आप पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट द एमपी लेड फंड कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर ऑपरेट होता है।
तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिसेंटली हमें बताया है कि जो एमपी लेड फंड है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसमें जो टोटल फंड रिलीज किया जाता है उसको डिक्लाइन किया है। टोटल जो फंड दिया जाता है, देखो होता क्या है, जो अलग अलग एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको पैसे दिए जाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट करने के लिए। इस फंड को रिड्यूस किया है 16th लोकसभा के कंपैरिजन में 17th लोकसभा में। तो एमपी लेड फंड फॉर 17th लोकसभा का जो टोटल है वो 4510 करोड़ रुपीज है, ठीक है, जो कि 65.2% डिक्लाइन हुआ है आपकी 16th लोकसभा के कंपैरिजन में। ठीक है, सबसे ज्यादा एमपी जो हैं, जिनको सबसे ज्यादा यहाँ पे एमपी लेड फंड का कंट्रीब्यूशन किया जाता है, वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल आपको देखने को मिलेंगे। और लोवेस्ट किसको दिया जाता है? दिल्ली, हरियाणा और पंजाब को लोवेस्ट रिसीव होता है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, ड्यूरिंग द 17th लोकसभा पीरियड 1679 करोड़ रुपीस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मतलब रेलवे, रोड और पाथवे और ब्रिज बनाने के लिए अलॉट किए गए थे। ठीक है, आप देख सकते हैं एजुकेशन के लिए कितना अलॉटमेंट किया, आप इनको पढ़ सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप इनको स्किप भी कर सकते हो। एमपी लेड स्कीम जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी। और यहाँ पे एमपीज को डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे फंड दिया जाता है। फंड कितना दिया जाता है? 5 करोड़ रुपए का यहाँ पे फंड दिया जाता है, 2.5 करोड़ के 2 इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, और इसको इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना था, पीवाईक्यू का पार्ट है, याद रखना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया है कि हमने 10 लाख घरों के ऊपर सोलर पावर्ड, मतलब सोलर पैनल को इंस्टॉल किया है 10 लाख घरों के ऊपर, और लगभग 4770 करोड़ रुपए की सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूट की है अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, ये कब का डेटा है? ये 10 मार्च 2025 का डेटा है कि 10 लाख घरों के ऊपर हमने सोलर पैनल को इंस्टॉल किया है। और अभी 47 लाख हाउस होल्ड की जो एप्लीकेशन है हमारे पास पेंडिंग है। मतलब यहाँ पे डिमांड बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करना चाहते हैं। हमने 4770 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भी या सब्सिडरी भी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया है। गुजरात लीड कर रहा है सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में। गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश, केरला आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च बायोसारथी टू सपोर्ट बायोटेक स्टार्टअप। हमारे देश के जो बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप्स हैं, अगर वो ग्रोथ करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है बायोसारथी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द बायोसारथी इनिशिएटिव टू सपोर्ट इंडियन बायोटेक स्टार्टअप टू एक्सपांड देयर डोमेस्टिक एंड ग्लोबल रीच एंड बिजनेस। ठीक है, तो बायोसारथी एप्लीकेशन जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है ड्यूरिंग द 13 फाउंडेशन डे ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एंड असिस्टेंट काउंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है, इन्होंने कुछ हाइलाइट्स हमें बताई हैं कि बायोटेक्नोलॉजी या बायो इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है वो $10 बिलियन से इंक्रीज होकर $165 बिलियन हो चुकी है 2024 में। सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमें इसे $150 बिलियन की इकोनॉमी बनानी है 2025 तक। बायो इकोनॉमी का हमारे देश की जीडीपी में 4.25% का पार्टिसिपेशन है, कंट्रीब्यूशन है। बायो इकोनॉमी का जो सेक्टर है उसकी जो एनुअल ग्रोथ है वो 17.9% से हो रही है। हमारे देश में बायोटेक के स्टार्टअप्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। 2014 में केवल 50 स्टार्टअप थे और 2024 में बायोटेक के सेक्टर में 10,000 से ज्यादा आपको स्टार्टअप्स देखने को मिलेंगे। और आसाम राज्य पहला राज्य है जिसने बायो E3 पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। एमपीपीएससी के क्वेश्चन में, एमपीपीएससी के पेपर में पूछा गया था E3 में थर्ड वाले ई का क्या मतलब है। तो ई का, ट्रिपल ई का मतलब इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंट। ठीक है, डन। तो ये थी हमारी मार्च मंथ की सभी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जितने स्टैटिक पॉइंट्स स्कीम से हो सकते थे, जैसे क्वेश्चन बन सकते थे, उस तरीके से मैंने सारी बातें आपके दिमाग में डाल दी हैं। एक बार में चीज़ें याद नहीं होती हैं तो आप एक टेबल बना सकते हैं जिसमें यहाँ पर स्कीम, यहाँ पे कोई बजट अगर दिया गया है या फिर कोई राज्य टॉप पर कर रहा है और आपकी मिनिस्ट्री, तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। अदरवाइज आप मैगजीन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है आपकी मिस्टी स्कीम के बारे में। गुजरात हैज प्लांटेड द लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैंग्रोव इन इंडिया अंडर द स्कीम। भारत का टारगेट है मिस्टी के अंदर कि 5 सालों में 540 स्क्वायर किलोमीटर के मैंग्रोव को तैयार करना है।
सुंदरबन रीजन जो है वेस्ट बंगाल में है और हाईएस्ट मैंग्रोव कवर भारत में वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आपका जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड जाते जाते लिंक को शेयर करना नहीं भूलना है।